विद्वान समाज मुच्यते पुण्याहम दीर्घमायु आयु ओखदे सोमेन सहराया यस्मै कृणोति ब्रह्मणस्तुं राजन् पार्यमसे ओम सर्वोपचारामि स्मृत्यामि ललिता गौरी उमा अंबिका सिद्धा गाय करते घृत मातृका भो नमो नमः सात सात पूजा करेंगे। जय श्री राम 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 डॉक्टर जी को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे बीच इस लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी एडवोकेट सुनील सेठी जी, सह प्रभारी और हमारे एक बड़े सीनियर नेता रमेश शर्मा जी, उनके साथ मंच पर बैठे हुए हमारे इस जिला के अध्यक्ष अरुण गुप्ता जी, जिला परिषद के अध्यक्ष लालचंद जी, हमारे पूर्व विधायक जिनका भी आपने भाषण सुना नीलम रंगे जी, पूर्व मंत्री शक्तिराज परिहार जी, आपके लोकप्रिय सांसद पवन गुप्ता जी, हमारे एक बड़े ही वरिष्ठ नेता प्रदेश उपाध्यक्ष पवन खजूरिया जी, पूर्व विधायक रहे पठानिया जी, सोमराज खजूरिया जी जो हम में से सबसे सीनियर यहाँ के नेता हैं, हमारा सौभाग्य हमारे बीच में है, दिलीप सिंह परिहार जी, मेरे सामने बैठे हुए सारे हमारे पुराने साथी राजकुमारी जी, विपिन जी, इंदु रेखा जी, कठुआ से आए हुए हमारे गोपू जी उर्फ गोपाल महाजन जी। अभी क्या है कि बहुतों को मैं तब से जानता हूँ जब ये छोटे नामों से कहलाते थे। सारे अध्यक्ष आए हुए, पूर्व अध्यक्ष हमारे राकेश जी, पूरन जी, विजय ठाकुर जी, राजेश्वर जी, तारिक साहब, हमारे प्यार सिंह जी, चुमनी जी। ये एक अच्छा दृश्य मुझे लगा कि पांचों के पांचों जिला के, हमारे पहाड़ी जिला के दर्शक जी पीछे बैठे हुए हैं। हमारे सारे पांचों के पांचों जिलों के जिला अधिकारी, पदाधिकारी और सारे वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता आज एक स्थान पर मौजूद हुए। मुझे लगता है ये भी एक मुबारकबाद की बात है। इस प्रकार का हमारा कार्यकर्ता जो आप कहते हैं कि सम्मेलन, या जैसे आप बिरादरी का सम्मेलन करते हैं, इस क्षेत्र, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बिरादरी का सम्मेलन शायद बहुत लंबे समय के बाद एक स्थान पर हुआ है। अब दूसरी बात ये कि अब अवसर था आज, जैसे आपको सुनील जी ने बड़े विस्तार से बताया, विधिवत तरीके से चुनावी कार्यालय का उद्घाटन। अब ऐसे तो देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदा सक्रिय रहता है, 24 घंटे 365 दिन। वो हमेशा एक्शन मोड में रहता है, उसको स्विच ऑफ करने की, ऑन करने की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन एक औपचारिकता के नाते केवल अपने आप को पुनः समर्पित करने के लिए इस प्रकार का आज आयोजन और समारोह किया जा रहा है। अब इसके बाद ये जब चुनाव आ रहा है तो हमने अपने आप को क्या समझाना और लोगों को क्या समझाना है। लोग मन बना चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारा भी ये दायित्व है कि पहले हम स्वयं समझें और फिर लोगों को ये समझाएं कि गत 10 वर्ष में जिस प्रकार से भारत ने एक तीव्र गति की यात्रा तय करके एक मकाम हासिल किया है दुनिया में, आज हिंदुस्तान दुनिया की प्रथम श्रेणी के देशों में आकर के खड़ा है। आज मोदी जी को दुनिया का सबसे कदावर और लोकप्रिय नेता माना जाता है। इस बात का एहसास तब होगा जब आप 2014 के पहले का क्या दृश्य था उसकी कल्पना करें। बेजारी का आलम, निराशावाद का आलम, अखबार उठाते तो घोटाला, कोयले में घोटाला, गाय के चारे में घोटाला, मोबाइल के स्पेक्ट्रम में घोटाला। हमारा नौजवान परेशान था कि जैसे ही मौका लगे मैं किसी दूसरे मुल्क में कूच कर जाऊं।
और उस दिन 26 मई 2014 शाम को 6:30 बजे के करीब जब मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया था और मैंने लिखा था छोटा सा मजमून कि ज्यों ज्यों सायकाल के साए लंबे होने लगे, अंधेरे की चादर फैलने लगी, तो यकायक ऐसे लगा कि सूर्योदय हो गया। सनराइज एंड सनसेट, इतने सारे टेलीविजन सेट जगमगा उठे और मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई ऐसा शपथ ग्रहण समारोह था जो इतनी बड़ी संख्या में देखा गया विश्व भर में। और साथ ही मैंने लिखा था बिगिनिंग ऑफ ए जर्नी फ्रॉम पेसिमिज्म टू ऑप्टिमिज्म, क्योंकि एक संकेत था कि अब निराशावाद का समय समाप्त हुआ, अब आशावाद का युग प्रारंभ हुआ। और पिछले 10 वर्ष अगर आप देखिए तो एक के बाद एक मोदी जी के नेतृत्व में उस कसौटी पर उतरने का कार्य मोदी जी के द्वारा और उनके क़यादत में उनकी टीम के द्वारा करने में सफलता प्राप्त हुई। ये बात हमें लोगों के लिए इसलिए कहनी है कि जिस तरह की ये यात्रा है इसकी निरंतरता को अब हम रोक नहीं सकते। अगर इसमें कोई विलंब हो तो इसमें हम सबका नुकसान, हमारा सबका स्टेक है। 2014 में जब ये सरकार आई थी तो हम 10वें दर्जे पर खड़े थे दुनिया में। आज आंकड़ों का वक्त है। हमारा 70% से ज्यादा वोटर 40 साल से कम उम्र का है। वो पुराना जमाना जाता रहा जब कहा करते थे हम की वोटर को जाकर के कहिए और वो जाके परिवार को गए। और की वोटर कौन के साथ सुबह सुबह पार्क में चले जाइए, वहां पुराने हेडमास्टर साहब रिटायर बैठे हुए, कोई बुजुर्ग हुए, घुटने को हाथ लगाना, कहना साहब वोट देना, वो जाके परिवार में कहेगा, सबको वोट मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। आज तो पिता अपने बेटे को कहता है, बेटा कहता है पिताजी आपको मालूम नहीं इतना दुष्ट आदमी हो। हमारे पास तर्क है, हमारे पास तुलना है, हमारे पास तथ्य है। हम 10वें दर्जे की इकॉनमी थे, 10 साल के अंदर आज हम 5वें दर्जे पर खड़े। और इंग्लिस्तान जिसने 200 साल हम पर हुकूमत की वो हमसे पीछे छठे दर्जे। यानी हमने अपने हुक्मरानों के आगे बढ़त पाई है और कुछ ही महीनों में हम चौथे दर्जे में आएंगे। और मोदी जी की प्रधानमंत्री के रूप में जो तीसरा कार्यकाल होगा, जो तीसरी टर्म होगी, उसमें हिंदुस्तान की इकॉनमी 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी, तीसरे दर्जे, यानी तीसरी टर्म और तीसरी इकॉनमी। ये हमारा आह्वान, ये हमारा गिव मोदी 3rd टर्म फॉर 3rd लार्जेस्ट इंडियन इकॉनमी। और वो तभी संभव है कि इस यात्रा की गति इसी तरह जारी रहे, इसमें विलंब न आए। और वो मोदी जी के ही द्वारा हो सकता है। हमें मालूम ना था स्टार्टअप क्या होता है। 350-400 थे इस मुल्क में, आज बढ़कर के 1.25 लाख हो गए। ये दिलीप सिंह जी का क्षेत्र जो है वो उसकी झांकी आज गणतंत्र दिवस में दिखाई जा रही है। मानो जब वो झांकी निकली तो मुझे लगा दिलीप सिंह की अंदर से मुस्कुरा रहा। मैं झांकता से कहीं निकल रहा है झरोके में से इसका चेहरा। गदगद हो उठा मन, भद्रवाह दर्शाया जा रहा है सारे हिंदुस्तान के आगे। और ये वैसे नहीं हुआ, मोदी जी की सरकार है, हर चीज मेरिट पर होती है। शायद इसलिए कि भद्रवाह ने कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप्स का एक नया रास्ता खोला। 3-4 हजार एग्री स्टार्टअप वहां से आए, जो हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम हो गया। और इस यात्रा को हमने आगे बढ़ाना है। एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हुआ करता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित करता है कि कौन सा मुल्क कहां खड़ा है नए इजाद करने के, नए आविष्कार करने के, नए आविष्कार करने के, नए तजुर्बे करने के। हम 81वें दर्जे पे थे 81 2014 में। आज 41 की छलांग लगा करके हम 40वें दर्जे। यानी जैसे हमारी इकॉनमी 10वें दर्जे से छलांग लगा करके 5वें दर्जे पहुंची और कुछ ही महीनों में चौथे दर्जे पर होगी, तो मोदी जी को लाने में हमारा अपना स्वार्थ है कि उनकी तीसरी टर्म में हमारी इकॉनमी तीसरे दर्जे पहुंची और फिर तीसरे से बढ़कर के पहले दर्जे पर 2017। दूसरा, जहां तक इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का संबंध, मुझे आभार प्रकट करना है सुनील जी का। उन्होंने इतनी हौसला अफजा बात कही कि शायद ही किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरह विकास ना हुआ। मैंने कई बार कुछ विश्लेषकों से भी ये बात कही, अहंकार के मारे नहीं, विनम्रता से।
कि मुझे बताइए कि 500 550 और जो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है हिंदुस्तान में, उसमें कोई ऐसा काम हुआ हो जो यहां ना हुआ हो, तो हम वो भी यहां करके दिखाएं। मात्र एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी शायद पूरे हिंदुस्तान में जहां एक नहीं, दो नहीं, तीन मेडिकल कॉलेज बने, जहां 200 करोड़ का देविका, अभी उधमपुर में 200 करोड़ का देविका प्रोजेक्ट बन रहा है, बल्कि तैयार है। और एक बात जो शायद हमें समझ में नहीं आती, ध्यान में नहीं आती, कि वो काम हुए जिसके लिए कोई मांग न थी। अगर किसी जनप्रतिनिधि के आगे कोई विधायक है, एमएलए है, डीडीसी है, एमपी है, उसके घर के आगे रोज धरना लगाओ, जाकर के उसका पुतला फूको, तो कहता है चलो बुला मारो, करो ये काम। यहां किसी ने कोई मांग नहीं की थी। उधमपुर से मेडिकल कॉलेज की कभी कोई मांग नहीं आई थी, डोडा से कभी नहीं आई थी, लेकिन हमें लगा, क्योंकि हमने वो जमाना देखा था, हमारी बेटियां कई बार मेडिकल कॉलेज की सीट छोड़ देती थी, क्योंकि श्रीनगर में जाकर के हॉस्टल में रहना मुश्किल था, जम्मू जाना मुश्किल था। यहां पासपोर्ट ऑफिस बना, किसी ने मांग नहीं की थी, कल्पना ही नहीं थी। नत्था टॉप पर हिंदुस्तान के आला तरीन बाहर से लाए गए यंत्र लगाए गए हैं, ट्रांसमीटर। मेरे मन में एक सोच आई कि मन की बात जब नया नया शुरू हुआ, तो मैंने कहा इन पहाड़ों में तो टेलीविजन भी नहीं है, चलिए मन की बात के माध्यम से यहां तक रेडियो की आवाज पहुंचेगी। और नत्था टॉप से विविध भारती का कार्यक्रम शुरू हुआ। उधमपुर में सबसे पहला रेडियो स्टेशन अब बना। मांग 1965 में लाला शिवचरण जी छोड़ गए थे। मैंने कहा तर्क तुलना तथ्य अब राजनीति में है, जो पहले हुआ उसको भुलाने भी नहीं देंगे और तुलना करने से पीछे भी नहीं हटेंगे, क्योंकि एक नई पौध आई है वोटर की, जो 18 वर्ष की है, जो तब 10 वर्ष की थी, 8 वर्ष की थी। वो सोचते हैं कि इसी तरह का ये सुखमय युग चलता रहा, तो क्यों कर आप इतना बड़ा नेता मानते हैं लाला शिवचरण जी को, क्यों कर अब यहां रेडियो स्टेशन नहीं बना? क्योंकि उस वक्त जब हिंदुस्तान का जो जंग हुआ था, तो वहां रेडियो पाकिस्तान सुनाई दिया जाता था, और एक बड़ा तर्क आधारित मांग थी कि यहाँ पर फौज का केंद्र है, हमारा अपना रेडियो स्टेशन हो। क्यों नहीं बन पाया? इसी तरह से मानतलाई खंडरात छोड़कर गए थे। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी हमारे साथ तो नहीं जुड़े थे ना, इंदिरा जी ने खास मोहलत देकर उनको जमीन दी थी। इतनी सरकारें नहीं कांग्रेस की, क्यों उसकी तरफ दूसरी तरफ बात नजर नहीं दौड़ाई गई? आज वहां पर आलीशान स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड लेवल का वेलनेस सेंटर तैयार होकर के खड़ा है। तो हमें ये लगा कि क्षेत्र हमारा है, एक अच्छा काम हुआ था, अधूरा छोड़ गए, चाहे किसी भी दल के थे, किसी भी सोच विचार के थे, किसी विचारधारा के थे, हम इसको पूरा करें। राष्ट्रीय स्तर के प्रोजेक्ट शाहपुर कंडी 45 साल से रुका पड़ा था, नेशनल प्रोजेक्ट मोदी जी ने उसकी घोषणा किया करके, जब उसको रिवाइव किया गया, और हम बड़ी बुलंद आवाज में उठ करके खड़े हो जाते हैं जब भी पाकिस्तान की बारी होती कि पाकिस्तान का पानी रोक दो, कहानी रोक दो। लेकिन हमें ये नहीं था मालूम कि हमारा अपना पानी पाकिस्तान जाता है। तो भाषण करना आसान है, लेकिन किसी चीज का बेड़ा उठा करके संकल्प करके उसको मशक्कत तक पहुंचाना। हमारे हिस्से में 3 दरिया आए थे 1960 में, सतलुज, ब्यास, रावी। सबसे बड़ा दरिया रावी। इस डैम के नहीं बनने की वजह से हमारा सारा का सारा पानी पाकिस्तान में जाता था, जो सांबा के लिए, कठुआ के लिए, गुरदासपुर के लिए था। वो आज डैम बन करके तैयार हुआ है। मैंने उस दिन कठुआ में कहा, आने वाली पीढ़ी पूछेगी अपने माता पिता से, गोपाल जी भी वहां थे, कि कंडी को कंडी क्यों कहा जाता था। इतना पानी हो जाएगा, इरिगेशन होगी, बिजली होगी। किश्तवाड़ में उत्तर भारत का सबसे बड़ा पावर हब बनने वाला है, लगभग 6000 मेगावाट। ये सवाल किया जाए, ये पक्कल डोर, ये कीरू, ये खीरू, ये दूल हस्ती फेज 2, ये कब आए? ये भी आए। हमें दिक्कत क्या है कि हम परहेज करते हैं बात करने में। कभी कभी हमारी यादाश्त साथ नहीं देती, कभी कभी लगता है कि किसी और को श्रेय मिल जाए, लेकिन जब चुनाव लड़ना है तो सभी ने वही काम करने वाले हैं। इसे जितना ज्यादा गिनवाए तो हमें खुद भी आते रहती है। और कभी हमने भेदभाव नहीं किया। अगर रामनगर में स्पोर्ट्स स्टेडियम बना केंद्र की राशि से, तो ऊपर गोल और नास में भी बना, जहां से हमें 60,000 की मार पड़ी थी 2014 में। डिग्री कॉलेजेस की जब सूची बनाई गई, तो बतौर सांसद हमसे भी बात हुई प्रदेश सरकार की। कास्तीगढ़ में डिग्री कॉलेज था,
तो मैंने कहा मरमत में भी जरूर रखिए। तो कास्तीगढ़ में आपको 100% वोट मिलता था, मरमत में अक्सर 100% नहीं मिलता था। लेकिन ये पैगाम जाए, क्योंकि मोदी जी ने इस मुल्क में एक नई जो संस्कृति लाने की कोशिश की है, उसमें हमारा भी फर्ज है कि हम भी उसको आगे बढ़ाएं। जहां जिस चीज की जरूरत है वो वहां पहुंचाएंगे। ये नहीं है कि कौन हिंदू है कि मुसलमान है। केंद्रीय विद्यालय जहां दूर जोधपुर लाल धर्मन में बने, वहां आपके भूल गुलाबगढ़ में भी बना है। किश्तवाड़ में कितने सालों से पाडर में डिग्री कॉलेज नहीं था, और 2014 में मोदी जी की सरकार बन गई, लेकिन यहां पर उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी। उसके बावजूद भी वो बनाने को तैयार नहीं थे। फिर उसको केंद्र से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत बनाया गया। यानी ऐसे ऐसे काम जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की, सोचा भी नहीं था। हिंदुस्तान का पहला उत्तर भारत का इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क कठुआ में है। उसमें अब 2 बड़ी प्राइवेट कंपनी आ रही हैं, जिंदल और दूसरे। मुझे लगता है 2-3 साल में वो अपने में रोजगार का एक जरिया बन जाएगा। शक्ति जी के क्षेत्र में वो जो नया नेशनल हाईवे बन रहा है, कोई मांग ना थी। मेरा अपना गांव भी वहां है, सिर्फ इतनी मांग थी कि सड़क पक्की हो जाए। आज वहां खिलैनी से निकलकर गोवा होते हुए सुधमा देव और बीच में छोटे छोटे गांव को होता अम्बल, हमारे बुजुर्ग गुजर जाते थे बगैर मोटर कार के दर्शन किए हुए। ये जमाना हमने अपने लड़कपन में देखा। एक बस आया करती थी, सिर्फ अगर वो मौके से वक्त पर उसमें बैठ जाओ तो ठीक है, नहीं तो पगडंडी चल के पैदल चलो। ये काम इसलिए मुमकिन हुए कि हमें मोदी जी की सरपरस्ती हासिल थी, और कोई ऐसी सरकार ना थी जो भेदभाव करे। और इसलिए मुझे लगता है कि जब हम ये बात आम आदमी को समझाएंगे, कई बार राजनीति में जुड़े हुए के कारण मन में कई किसी तरह की कुछ और शंकाएं आती है, और ना तो किसी का चेहरा नहीं पसंद आता। लेकिन आम आदमी को आप कहेंगे, जब जैसे पवन जी ने कहा कि वोट कम ना हो, तो क्यों कम हो? कम इसलिए होगा कि हमने उनको समझाया नहीं होगा। अगर हम समझाएंगे तो वो अपने स्वार्थ के लिए हमें वोट देगा। अगर हम समझाएंगे, अगर हम अब समझाएंगे तो अपने स्वार्थ के लिए वोट देगा। अगर आप किसी मां को, किसी बहन को ये जाके अपील करेंगे कि मां जी आपकी बेटी को मेडिकल कॉलेज में यहां एडमिशन मिल सकती है, अब क्या अच्छा नहीं हुआ? तो कभी नहीं कहेगी कि मुझे तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं। इसमें हमारा अपना स्वार्थ है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, लेकिन हमारा स्टेक है। इस स्टेक को हमने समझाना है। हम में से प्रत्येक नागरिक का ये स्टेक है कि मोदी जी की सरबराही में ये हमारी विकास यात्रा इसी तरह चलती रहे। आज पिछले 4 साल से उधमपुर पीएमजीएसवाई में अव्वल दर्जे पर आ रहा है, कभी नहीं। अब आपका क्या है कि मुश्किल ये है कि अब कोई मन चला उठ पड़े तो फोटो लगा दिया पगडंडी का, देखो जी ये झूठ है। अब वो जो मापदंड है वो मैंने नहीं बनाया, ना पवन जी ने बनाया, वो भारत सरकार की एक अलग से एजेंसी है, उसने बनाया। तो एक युवा मित्र को मैंने कहा बेटे तेरे घर में कितने नलके हैं पानी के? कहने लगा 10। मैं कहा 10 तो होंगे, आजकल तो बाथरूम में 5। मैं कहा कोई ऐसी भी दीवार है जहां कोई नलका नहीं है? सोच में पड़ गया। कहते जी क्यों पूछे? मैं कहा चल उसका फोटो खींचते, वो मैं चढ़ाता हूँ, ये झूठ बोल रहा है इसके घर में 10 नलके। सड़कों का काम खत्म नहीं हुआ, होगा भी नहीं। कैसे होगा? कल के जंगल आज के गांव है, कल के गांव आज के शहर। आबादियां बढ़ती रहेंगी, लोग बसते रहेंगे, नए शहर आबाद होंगे, नई सड़कों की जरूरत होगी, मांग बढ़ती जाएगी। और मांग आपने रखनी है, जनप्रतिनिधि को इसलिए चुना है। लेकिन जो नहीं था वो हुआ, वो हमने बात समझाई क्या? गोरडी में हमारी अभी आरती जी बैठी हुई थी, सड़क बनी। इसी गोरडी में हमारे एमएलए अब आज चले गए, अब कोई बाहर से, तो अब आगे के पीछे वाले भी वापस आ जाएंगे। चनैनी के हमारे एमएलए साहब भगत साहब, उनकी गाड़ी तोड़ दी थी लोगों ने कि सड़क नहीं बनती यहां पर। ऊपर बसंतगढ़ में
जहां किसी ने सड़क की मांग ही छोड़ दी थी, वो कहता है कि ना गई तेरी बेरुखी, ना गई हम तेरी आरजू ही खो बैठे। ये आलम हो गया था कि छोड़ो यहां तो बननी नहीं है, वहां पर सड़कें बनी है। इसीलिए उधर को फिर भी कहा जाए नहीं हमें दिखता नहीं है, तो दिखता नहीं हमको। नाशरी टनल हिंदुस्तान का बल्कि एशिया का सबसे लंबा। किसी ने कहा जी हमने तो नहीं देखा। मैं कहा साहब फिर एक इंतजार है, उसको इस्तेमाल भी मत करिएगा, क्योंकि बगैर देखे इस्तेमाल करें कहीं एक्सीडेंट हो जाए। यही लोग जो हमारी मुखालफत करते हैं, मुखालफत इसलिए करते हैं कि शायद उनका अपना उसमें कोई स्वार्थ है, उनकी अपनी गरज है। वो पार्टी के भीतर पार्टी के बाहर अलग बात है, लेकिन उनके परिवार पूरा इस्तेमाल करते हैं उन सारी चीजों का जो दी हुई। ये जो 2 घंटे का फर्क पड़ रहा है इस टनल की वजह से, या जो एक्सप्रेस कॉरिडोर का फर्क पड़ेगा, उसमें भी किसी की मांग नहीं थी। कटरा में मैंने 2015 में कहा कि हम हिंदुस्तान का सबसे लंबा एक्सप्रेस कॉरिडोर यहां लाएंगे। बहुत से साथियों को यकीन नहीं हो, क्योंकि हम भी उस वक्त जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन आखिर हम कामयाब हुए गडकरी जी की मेहरबानी से। अब जब 4-5 घंटे में जिस मां का बेटा उधमपुर से या कठुआ से उठ करके दिल्ली जाएगा सुबह सुबह और शाम को वापस लौट आएगा अपने मां के ही हाथों की खाई हुई रोटी खाने के लिए, जब आप उस मां को समझाएंगे बात, क्या वो आपको वोट नहीं देगी? हो सकता है आपका साथी ना दे, सोचे ये लौट के तो मैं आऊं, लेकिन वो जरूर देगी। इसलिए हम इसी संकल्प के साथ चले कि मोदी जी को तीसरी टर्म देनी है, ताकि वो जो बाकी के काम है वो पूरे होंगे। और साथ ही साथ आम आदमी को हमने इस विकास यात्रा का हिस्सा बनाना है। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, सन 2047 की शताब्दी भारत की बात करते हैं कि जब आजाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा, तो वो तभी मुमकिन है कि हिंदुस्तान का हर शहरी, हर नागरिक अपनी यथासंभव शक्ति से उसमें योगदान दे, और उसको जब हम इन्वॉल्व करें। और यही हमारी पार्टी का मुहिम भी है। पुराने जो हमारे संकल्पित वोटर तो ही हैं, कितने हमारे साथ नए वोटर जुड़े हैं, वो हमारी परख रहेगी। और जैसे सुनील जी ने कहा, जिन जिन प्रदेशों में चुनाव रहता है, एक हम रणनीति गुजरात के बाद हमने शुरू की थी 2015-16 के बाद, कि 12 बजे तक हमारे सारे परिवार 100% वोट डाल देते। वो जब चुनाव आता है उसके बारे में तब चर्चा की जाएगी। आज तो ये केवल मुहूर्त का दिन है, बहुत ज्यादा भारी भरकम बात हो गई तो अगली बार शायद हमारे साथी इतने दूर से चल के आए ही ना। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि सारा का सारा इस कॉन्स्टिट्यूंसी का परिवार एक स्थान पर एकत्रित हुआ है। उसके लिए विशेष धन्यवाद करना है अरुण गुप्ता जी का, पवन खजूरिया जी का, इस जिले के हमारे आयोजकों का, उनकी मेजबानी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बैठिए बैठिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब।